एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री बुक, दैट इज ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा। आज के इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं, वे सारे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो, देन ऑलमोस्ट आपका इस चैप्टर का प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो सच में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इस चैप्टर का जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है What were the subsistence strategies of the हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में रहने वाले लोगों का सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज क्या हुआ करता था। इस क्वेश्चन में सिंपली हड़प्पन पीपल के फूड प्रैक्टिसेस के बारे में पूछा गया है। ये सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, दैट हाउ हैव हिस्टोरियंस प्रोवाइडेड न्यू इंसाइट इनटू द सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज ऑफ द हड़प्पन कल्चर। एग्जाम में क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। कई बार एग्जाम में एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन को थोड़ा सा टिल्ट करके, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हर एक क्वेश्चन के आपको मेन वर्ड्स को पकड़ना है, जैसे कि इन दोनों ही क्वेश्चन का मेन वर्ड है सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज। एंड आपको अपने फर्स्ट चैप्टर में सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज एक पर्टिकुलर टॉपिक भी मिलेगा। आपको हर एक क्वेश्चन के मेन कीवर्ड्स को पकड़ना है एंड उससे रिलेटेड आपको जो कुछ भी आता है फिर आपको वो अपने आंसर में लिखना है। नाउ अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर को चेकआउट करते हैं। The answer is the Harappan ate a wide range of plant and animal products. हड़प्पन पीपल काफ़ी सारे प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते थे, जैसे कि फिश, मीट, व्हीट, मेज, मिलेट्स, पल्सेस, राइस एंड अनदर इटेबल्स, यानी कि और भी कई सारे फूड। साथ ही साथ हड़प्पन पीपल कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग, इन सारी एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे अपने सस्टेनेंस के लिए, यानी कि अपने सर्वाइवल के लिए। साथ ही साथ आर्कियोलॉजिस्ट को काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स के एविडेंस मिले हैं, जैसे कि बो, डियर एंड घड़ियाल। इन सारी एनिमल्स के बोन्स के रिमेनिंग्स मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को हड़प्पन साइट से। बट आर्कियोलॉजिस्ट को ये नहीं पता कि हड़प्पन पीपल इन सारे एनिमल्स को खुद हंट किया करते थे या फिर दूसरे एनिमल्स के द्वारा इन सारे एनिमल्स को हंट किया जाता था एंड फिर उस मीट को हड़प्पन पीपल खाया करते थे। ये क्लियर नहीं है, बट इन सारे एविडेंस से हमें ये ज़रूर पता चलता है कि हड़प्पन पीपल काफ़ी सारे एनिमल प्रोडक्ट को कंज्यूम करते थे। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सजेस्टेड दैट ऑक्सेंस वेर यूज्ड फॉर प्लाइंग, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा भी एविडेंस मिला है जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि हड़प्पन पीपल ऑक्सन का इस्तेमाल करते थे अपने खेतों को प्लाव करने के लिए। एंड साथ ही साथ 2 अलग अलग तरीके के क्रॉप्स हड़प्पन पीपल एक साथ एक ही लैंड में उगाते थे। जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के ज़्यादातर इंपॉर्टेंट साइट सेमी एरिड लैंड्स में लोकेटेड है, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा कम होता है। हड़प्पन पीपल कैनल एंड वेल के वाटर का इस्तेमाल करते थे अपने फील्ड को इरिगेट करने के लिए। इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। आई होप कि आपको आंसर भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको इन सारे क्वेश्चन आंसर को और भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है, देन प्लीज़ वॉच द एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। मैंने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के बाद आपको हर एक लाइन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। विद दिस अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे ही चैप्टर में। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डिड आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ मोहनजोदारो इंडिकेट प्लानिंग, सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल। मोहनजोदारो का जो आर्किटेक्चरल फीचर है, यानी कि मोहनजोदारो को जिस तरीके से बनाया गया है, उससे हमें कैसे पता चलता है कि मोहनजोदारो को बहुत ही प्लानिंग के साथ बनाया गया था। कुछ एग्जांपल्स के साथ हमें इस चीज़ को प्रूव करना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, दैट डिस्क्राइब सम ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ मोहनजोदारो। मोहनजोदारो के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में हमें बताना है। साथ ही साथ कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट डिस्क्राइब द फीचर्स दैट जस्टिफाई दैट मोहनजोदारो वाज अ प्लान अर्बन सेंटर, यानी कि क्या वो फीचर्स है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि मोहनजोदारो एक प्लान अर्बन सेंटर हुआ करता था, यानी कि मोहनजोदारो को प्लानिंग के साथ बनाया गया था। या फिर मेंशन एनी 3 फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिटीज। अगेन इन सारे क्वेश्चन की आपको कीवर्ड्स को पकड़ना है। सारे क्वेश्चन में हमें मोहनजोदारो कॉमन टर्म मिलता है, या फिर हड़प्पन सिटी, जो कि मोहनजोदारो एक हड़प्पन सिटी ही था। ये सारे हमको कॉमन टर्म्स मिलते हैं, कीवर्ड्स मिलते हैं। आपको मोहनजोदारो के फीचर्स के बारे में लिखना है। इन चारों ही क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेम ही होगा।
So now let's check out the answer. So the answer is some of the distinctive features of Mohenjo-daro were as given below. So पहला important feature है settlements. सो मोहेंजोदारो ये जो पर्टिकुलर साइट है सो ये सबसे वेल नोन साइट है पूरी ही हड़प्पन सिविलाइजेशन का. सो मोहेंजोदारो का पूरा ही जो सेटलमेंट था उसको दो सेक्शन में डिवाइड किया गया था. पहला जो सेक्शन था वो छोटा था बट हायर पोजीशन में था एंड दूसरा जो सेक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा लार्जर था बट लोअर पोजीशन में था. सो पहले सेक्शन को आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा सिटाडेल कहा गया है एंड दूसरे सेक्शन को आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा लोअर टाउन कहा गया है. एंड दोनों ही सेक्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से वॉल किया गया था, यानी कि दोनों ही सेक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से दीवारों से घेरा हुआ था. सो ये था पहला इंपॉर्टेंट फीचर. सो पहले फीचर से ही हमें प्लानिंग का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मिलता है ना. जो दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है वो है प्लेटफॉर्म्स. सो मोहेंजोदारो में कुछ ऐसे बिल्डिंग्स थे जिसको प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया था. सो इससे हमें ये पता चलता है कि मोहेंजोदारो में जितने भी बिल्डिंग एक्टिविटीज थे सो वो एक ही प्लेटफॉर्म में रेस्ट्रिक्टेड नहीं था. एंड इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि मोहेंजोदारो के सेटलमेंट को सबसे पहले प्लान किया गया था एंड उसके बाद इम्प्लीमेंट किया गया था, यानी कि उसके बाद बिल्डिंग्स को बनाया गया था ना. जो थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर है वो है ब्रिक्स. सो हड़प्पन सिविलाइजेशन में हाउसेस या फिर बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जितने भी ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया था सो वो एक स्टैंडर्डाइज रेशियो का होता था, यानी कि प्रॉपर शेप एंड साइज का होता था. सो ब्रिक्स इधर सन ड्राइड होते थे या फिर बेक्ड ब्रिक्स होते थे. सो ब्रिक्स से भी प्लानिंग का हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन देखने को मिलता है. सो ब्रिक्स का जो लेंथ होता था वो उसके हाइट के 4 टाइम्स होता था एंड ब्रिक्स का जो ब्रेथ होता था सो वो उसके हाइट के ट्वाइस होता था, यानी कि डबल होता था. सो ब्रिक्स से भी हमें प्लानिंग का बहुत ही अच्छा प्रूफ मिलता है ना. जो फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर है वो है ड्रेनेज सिस्टम. सो मोहेंजोदारो में हमें एक वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है. सो मोहेंजोदारो में जितने भी रोड्स एंड स्ट्रीट्स को बनाए गए थे सो वो ऑलमोस्ट एक ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था, जहाँ पे हर एक रोड एंड स्ट्रीट एक दूसरे को राइट एंगल में इंटरसेक्ट कर रहे थे. सो कुछ इस तरीके से रोड्स एंड स्ट्रीट्स को बनाया गया था जहाँ पे हर एक जो रोड एंड स्ट्रीट है वो लोग एक दूसरे को राइट एंगल में यानी कि 90 डिग्री के एंगल में कट कर रहे थे. सो इससे भी हमें ये पता चलता है कि सबसे पहले स्ट्रीट्स को बनाया गया था ड्रेन्स के साथ एंड उसके बाद हाउसेस को बनाए गए थे. सो प्लानिंग का ड्रेनेज सिस्टम से भी हमें एक बहुत ही अच्छा प्रूफ मिलता है. फिफ्थ इंपॉर्टेंट फीचर है रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, यानी कि ऐसे बिल्डिंग्स जहाँ पे कॉमन पीपल रहा करते थे. सो मोहेंजोदारो में हमें जितने भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स मिले हैं सो लगभग सारे ही रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के सेंटर में एक कोर्टयार्ड हुआ करता था एंड कोर्टयार्ड के चारों साइड रूम्स बने हुए रहते थे. साथ ही साथ मोहेंजोदारो में हमें ग्राउंड लेवल पे जितने भी रूम्स मिले हैं सो उन सारे रूम्स के वॉल्स में विंडोज नहीं होता था, जिसका मतलब ये है कि हड़प्पन पीपल प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे. साथ ही साथ घर का जो मेन एंट्रेंस होता था, जो मेन दरवाज़ा होता था सो उसके थ्रू आपको घर का एक डायरेक्ट व्यू नहीं मिलेगा, घर के कोर्टयार्ड का एक डायरेक्ट व्यू नहीं मिलेगा. सो ये फिफ्थ इंपॉर्टेंट फीचर है. नाउ सिक्स्थ इंपॉर्टेंट फीचर है बाथरूम. सो मोहेंजोदारो के लगभग सारे ही घरों में हमें बाथरूम के भी एविडेंस मिलते हैं एंड बाथरूम का जो ड्रेन्स होता था वो बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड होता था. एंड सेवेंथ इंपॉर्टेंट फीचर है स्टेयर केसेस, यानी कि मोहेंजोदारो के कई सारे हाउसेस में हमें स्टेयर केसेस यानी कि सीढ़ियों के रिमेनिंग्स के भी एविडेंस मिले हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हड़प्पन पीपल 2-3 मंजिलों के घरों में भी रहा करते थे एंड वे लोग स्टेयर केसेस का इस्तेमाल करते थे सेकंड फ्लोर में जाने के लिए या फिर छत में जाने के लिए. सो विद दिस सेकंड क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है. सो सेकंड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन अलग अलग तरीक़ों से पूछा जा सकता है बट आपका जो आंसर होगा वो सेम ही होगा. सो इस क्वेश्चन के आंसर को देखने के बाद आपको ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि आपको एग्जाम में अपने आंसर को किस तरीके से फ्रेम करना है. सो अगर आप इस तरीके से पॉइंट वाइज अपने आंसर को लिखोगे देन इसका एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर एंड एग्जामिनर आपकी कॉपी को बहुत ही ईजिली चेक भी कर सकता है. सो जब भी आप अपने आंसर को लिखते हो हिस्ट्री में अगर वो पॉइंट वाइज हो सकता है सो आपको इस तरीके से पॉइंट वाइज अपने आंसर को लिखना है. साथ ही साथ जो मेन वर्ड होगा सो उसको आपको अंडरलाइन भी करना है. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. अगर आप इन सारे पॉइंट्स को, इन सारे टिप्स को फॉलो करते हो देन आपका आंसर राइटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से होगा. सो नाउ अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. सो द थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन ब्रीफली द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द हड़प्पन ड्रेनेज सिस्टम. सो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको हड़प्पन ड्रेनेज सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बताना है. सो सेम क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है दैट वुड यू एग्री दैट द ड्रेनेज सिस्टम इन हड़प्पन सिटीज इंडिकेट्स टाउन प्लानिंग, गिव रीजन फॉर योर आंसर. यानी कि हड़प्पन सिटीज में हमें जो ड्रेनेज सिस्टम मिलता है सो क्या हम कह सकते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम से हमें टाउन प्लानिंग का एविडेंस मिलता है. सो इसको आपको कुछ रीजंस के साथ प्रूव करना है. सो लेट्स चेक आउट द आंसर. सो द आंसर इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज इट्स केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम. सो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है वो है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में ड्रेनेज सिस्टम को बहुत ही अच्छी तरीके
तरीके से प्लान करके बनाया गया था। सो पहला पॉइंट है कि अगर आप लोअर टाउन के प्लानिंग को देखोगे देन यू विल फाइंड कि रोड्स एंड स्ट्रीट्स को एक ग्रिड पैटर्न में बनाया गया है, जहाँ पे हर एक स्ट्रीट एंड रोड एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल में कट करते थे, राइट एंगल में कट करते थे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर एक घर का एटलीस्ट जो वन वॉल होता था सो वो स्ट्रीट की तरफ होता था, ताकि घर का जो ड्रेन हो वो स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड हो एंड घर का जो भी डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है सो वो स्ट्रीट ड्रेन में फ्लो कर सके। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर है कि ड्रेनेज सिस्टम का जो मेन चैनल होता था सो उसको ब्रिक्स से बनाया जाता था, साथ ही साथ मोटर का भी इस्तेमाल किया जाता था एंड ड्रेन्स को कवर करने के लिए लूज ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता था, ताकि जब चाहे हड़प्पन पीपल उन सारे ब्रिक्स को हटाकर ड्रेन की क्लीनिंग भी कर सके। कुछ कुछ केसेस में हमें यह भी देखने को मिला है कि ड्रेन्स को कवर करने के लिए लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया जाता था। सो ड्रेनेज के इन सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स को जानने के बाद हमें यह पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे पहले स्ट्रीट्स को बनाए गए थे विद ड्रेन्स एंड उसके बाद हाउसेस को उसके अकॉर्डिंग बिल्ड किया गया था। सो इससे भी हमें प्लानिंग का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मिलता है। सो ड्रेनेज सिस्टम वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है प्रीवियस ईयर में। ना हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ हड़प्पन सिटीज। सो हड़प्पन सिटीज के डोमेस्टिक आर्किटेक्चर को आपको डिस्क्राइब करना है। सो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर का मतलब होता है ऐसे हाउसेज जहां पे हड़प्पन पीपल रहा करते थे। ना सेम क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, दैट एक्सप्लेन द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स ऑफ द मोहनजोदारो। यानी कि मोहनजोदारो में हमें जितने भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स मिले हैं जहां पे कॉमन पीपल रहा करते थे, सो उन सारी बिल्डिंग्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में हमें बताना है। सो नाउ लेट्स चेक आउट द आंसर। सो मोहनजोदारो के लोअर टाउन में हमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के एविडेंस मिलते हैं। सो पहला इंपॉर्टेंट फीचर है कोर्टयार्ड। सो लगभग हर एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के सेंटर में हमें कोर्टयार्ड देखने को मिलता है एंड कोर्टयार्ड के चारों ही साइड्स में रूम्स को बनाए गए थे। सो कोर्टयार्ड में भी हो सकता है कि कुछ एक्टिविटीज का सेंटर होता होगा, जैसे कि कुकिंग एंड वेबिंग, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द हॉट एंड ड्राई वेदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है कंसर्न फॉर प्राइवेसी, यानी कि हड़प्पन पीपल प्राइवेसी का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते थे। सो ग्राउंड लेवल में जितने भी रूम्स को बनाए गए थे, सो उन सारे रूम्स के वॉल्स में हमें कोई भी विंडो देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ घर का जो मेन एंट्रेंस होता था, जो मेन दरवाजा होता था, सो उससे हमें घर का एक इंटीरियर व्यू नहीं मिलता था, घर के कोर्टयार्ड का हमें एक डायरेक्ट व्यू देखने को नहीं मिलता था। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर है बाथरूम। सो लगभग हर एक घर में हमें बाथरूम देखने को मिलता है जो कि ब्रिक से बनाए गए थे एंड बाथरूम का जो ड्रेन्स होता था सो वो स्ट्रीट ड्रेन से बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्टेड होता था। फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर है स्टेयर केसेस। सो कुछ कुछ हाउसेज में हमें स्टेयर केसेस यानी कि सीढ़ियों के भी रिमेनिंग्स मिले हैं टू रीच आ सेकंड स्टोरी और द रूफ, यानी कि छत में जाने के लिए या फिर सेकंड फ्लोर में जाने के लिए। फिफ्थ इंपॉर्टेंट फीचर है वेल। सो मोहनजोदारो के लगभग हर एक हाउसेस से हमें वेल्स यानी कि कुएं के भी एविडेंस मिले हैं एंड वेल्स को बेसिकली एक ऐसे रूम में बनाया जाता था जो कि घर के बाहर होता था, ताकि कोई भी जो राह चलता व्यक्ति है सो वो भी उस वेल के पानी का यूज कर सके। सो विद दिस हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कंप्लीट होता है। ना हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो। सो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहनजोदारो के ग्रेट बाथ के बारे में हमें बताना है। सेम क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड लाइक explain with example the layout design of the great bath on the citadel in Mohenjo-daro. So the answer of this question is, so मोहनजोदारो के सिटाडेल में जो सबसे फाइनल स्ट्रक्चर हमें मिला है सो वो बेसिकली ग्रेट बाथ ही है। सो ग्रेट बाथ का जो पहला इंपॉर्टेंट फीचर है वो है कि ग्रेट बाथ एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक हुआ करता था जो कि हमें सिटाडेल के एक कोर्टयार्ड में देखने को मिलता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रेट बाथ चारों ही तरफ से कॉरिडोर से सराउंडेड था। ग्रेट बाथ के नॉर्थन एंड सदर्न डायरेक्शन में हमें 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स देखने को मिलता है, यानी कि दोनों ही तरफ से सीढ़ियां देखने को मिलता है जिसके थ्रू हड़प्पन पीपल टैंक के नीचे उतरा करते थे। ग्रेट बाथ को वाटर टाइट बनाया गया था बाय सेटिंग ब्रिक्स ऑन द एजेस, यानी कि एजेस में ब्रिक्स को सेट करके साथ ही साथ मोटर ऑफ गिप्सम का इस्तेमाल करके। फिफ्थ इंपॉर्टेंट फीचर है कि ग्रेट बाथ के तीनों ही साइड में आपको काफी सारे रूम्स देखने को मिलेंगे एंड उन्हीं में से एक रूम में एक बहुत ही बड़ा सा वेल हुआ करता था एंड हो सकता है कि उसी वेल से ग्रेट बाथ में पानी आता था। नेक्स्ट पॉइंट इज, सो ग्रेट बाथ का जो यूज्ड वाटर होता था सो वो एक बड़े से ड्रेन के थ्रू फ्लो होता था। ग्रेट बाथ के नॉर्थन साइड में कुछ स्मॉलर बिल्डिंग्स बने हुए थे एंड उन सारे बिल्डिंग्स में हमें 8 बाथरूम्स देखने को मिलता है। सो इन सारे फीचर्स को देखने के बाद स्कॉलर्स के द्वारा ये सजेस्ट किया गया है कि ग्रेट बाथ को हो सकता है कि किसी स्पेशल रिचुअल बाथ के लिए बनाया गया होगा। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कंप्लीट होता है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट स्ट्रेस सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस इन हड़प्पन सोसाइटी। सो हड़प्पन सोसाइटी में रहने वाले जो लोग होते हैं सो आर्कियोलॉजिस्ट किस तरीके से उन सारे हड़प्पन पीपल के सोशल या फिर इकोनॉमिक डिफरेंसेस को फाइंड आउट करते हैं। सो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, दैट एक्सप्लेन द स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट टू अंडरस्टैंड सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस अमंग द हड़प्पन्स, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा कौन से स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल किया जाता है हड़प्पन पीपल के सोशल या फिर इकोनॉमिक डिफरेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए। सो द आंसर इज, सो आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज का
इस्तेमाल किया जाता है हड़प्पन पीपल के सोशल या फिर इकोनॉमिक डिफरेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए। पहला इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है स्टडी ऑफ ब्यूरियल्स। ब्यूरियल्स का मतलब होता है कब्र या फिर दफन। आर्कोलॉजिस्ट ब्यूरियल्स को अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं। हड़प्पन साइट में हमें जितने भी ब्यूरियल्स देखने को मिले हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि जनरली डेड बॉडी को एक गड्ढा खोद के दफनाया जाता था। बट कभी कभार जिस तरीके से ब्यूरियल पिट को बनाया गया है, जिस तरीके से गड्ढे को खोदा गया है, उसमें हमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है। आर्कोलॉजिस्ट को कई सारे ग्रेव्स में, कई सारे कब्र में पोट्री एंड ऑर्नामेंट्स के रिमेनिंग्स मिले हैं। साथ ही साथ मैन एंड वेमेन के ब्यूरियल्स में या फिर कब्र में हमें ज्वेलरी के भी एविडेंस मिले हैं। साथ ही साथ कुछ ब्यूरियल्स में डेड बॉडी को एक कॉपर मिरर के साथ बरीड किया जाता था। इन सारे आर्टिफैक्ट्स को देखने के बाद आर्कोलॉजिस्ट को थोड़ा बहुत आइडिया मिलता है अबाउट द इकोनॉमिक डिफरेंसेस ऑफ द हड़प्पन पीपल। दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है स्टडी ऑफ आर्टिफैक्ट्स। आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा आर्टिफैक्ट्स को भी बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी किया जाता था। आर्कोलॉजिस्ट ने सारे ही आर्टिफैक्ट्स को दो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। पहला है यूटिलिटेरियन एंड दूसरा है लग्जरीज। पहला है यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स, यानी कि इसमें बेसिकली ऐसे ऑब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया जो कि हड़प्पन पीपल डेली यूज करते थे, जो कि बहुत ही इजीली ऑर्डिनरी मटेरियल से बन जाते थे, जैसे कि स्टोन या फिर क्ले, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेंस, पोट्री, नीडल्स एंड फ्लैश रबर्स। दूसरा है लग्जरीज ऑब्जेक्ट। इसमें बेसिकली ऐसे ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडेड थे जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होते थे, जो बहुत ही कॉस्टली एंड नॉन लोकल मटेरियल से बनते थे एंड जिसको बनाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था, जो कि कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से ही बनते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिटिल पॉट ऑफ यार्न्स। इन सारी चीजों को स्टडी करके ही आर्कोलॉजिस्ट सोशल डिफरेंस या फिर इकोनॉमिक डिफरेंसेस के बारे में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। Now next important question है क्वेश्चन नंबर 7। Why do archaeologists and historians find Harappan script enigmatic? Explain reason। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आर्कोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस हड़प्पन स्क्रिप्ट को एनिग्मेटिक क्यों समझते थे? एनिग्मेटिक का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस होता है, जिसको समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसको हमें कुछ रीजन के साथ एक्सप्लेन करना है। लेट्स चेक आउट द आंसर। आर्कोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस द्वारा हड़प्पन स्क्रिप्ट को एनिग्मेटिक इसीलिए कहा गया है बिकॉज द फर्स्ट पॉइंट इज दैट हड़प्पन सील में हमें कई सारे लाइन ऑफ राइटिंग मिलते हैं। हड़प्पन सील से ही हमें राइटिंग का एविडेंस मिलता है एंड आर्कोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है कि हड़प्पन सील का जो भी ओनर होता था, उस सील में ओनर का नाम लिखा हुआ होता था या फिर ओनर का कोई टाइटल लिखा हुआ होता था। साथ ही साथ हड़प्पन सील में हमें मोटिव्स भी देखने को मिलते हैं, यानी कि पिक्चर्स भी देखने को मिलते हैं। ये में भी ऐसे लोगों के लिए होता था जिनको पढ़ना या फिर लिखना नहीं आता था। सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर है हड़प्पन स्क्रिप्ट नॉन अल्फाबेटिकल होता था। हड़प्पन स्क्रिप्ट में हमें कई सारे साइन देखने को मिलता है, लगभग 375 से लेकर 400 तक हमें साइन देखने को मिलता है। साथ ही साथ हड़प्पन स्क्रिप्ट को राइट से लेकर लेफ्ट की तरफ लिखा जाता था। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन में आर्कोलॉजिस्ट को जितने भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं, ज्यादातर इंस्क्रिप्शन शॉर्ट ही हुआ करते थे, बट आर्कोलॉजिस्ट को एक बहुत ही लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें लगभग 26 साइन बना हुआ है एंड हर एक साइन किसी ना किसी वॉवल या फिर कॉन्सोनेंट को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है कभी कभार हमें राइटिंग्स के बीच में काफी ज्यादा वाइड स्पेस देखने को मिलता है एंड कभी कभार बहुत ही कम स्पेस देखने को मिलता है, यानी कि जिस तरीके से हड़प्पन स्क्रिप्ट को लिखा जाता था उसमें हमें एक कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलता है। इन सारे फीचर्स को देखने के बाद ही आर्कोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस के द्वारा हड़प्पन स्क्रिप्ट को एनिग्मेटिक कहा गया है एंड इसी वजह से हड़प्पन स्क्रिप्ट को आज तक डिसाइफर नहीं किया गया है। आज तक हमें हड़प्पन स्क्रिप्ट के मीनिंग के बारे में नहीं पता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एनालाइज द एरियाज ऑफ कनिंगम्स कंफ्यूजन इन अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पा। अलेक्जेंडर कनिंगम जो कि ASI के पहले डायरेक्टर जनरल थे, उनको हड़प्पा के सिग्निफिकेंस यानी कि हड़प्पा के इंपॉर्टेंस को समझने में क्या कुछ कंफ्यूजन हो रहा था। द आंसर इज फर्स्ट पॉइंट। कनिंगम का मेन इंटरेस्ट अर्ली हिस्टोरिक एंड लेटर पीरियड्स के आर्कियोलॉजी को जानने में था। इसी वजह से कनिंगम को बहुत पहले ही एक हड़प्पन सील मिला भी था, बट कनिंगम ने उस हड़प्पन सील को एक ऐसे टाइम फ्रेमवर्क में प्लेस किया जिससे वो फैमिलियर था। सेकंड पॉइंट इज कनिंगम के द्वारा चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स जो कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे 4 से लेकर 7th सेंचुरी सी के टाइम पीरियड के दौरान, उनके छोड़े गए जो अकाउंट्स थे, उन सारे अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता था कनिंगम के लिए अर्ली सेटलमेंट को लोकेट करने के लिए। थर्ड पॉइंट इज कनिंगम ने अपने सर्वेस के दौरान कई सारे इंस्क्रिप्शन को कलेक्ट किया था, डॉक्यूमेंट किया था एंड इवन ट्रांसलेट भी किया था। एंड कनिंगम जब भी एक्सकेवेशन करते थे, एक्सकेवेशन के दौरान वो उन्हीं सारे आर्टिफैक्ट्स को रिकवर करते थे जो कि उनके लिए इंपॉर्टेंट होता था, उनके अकॉर्डिंग जिन सारे आर्टिफैक्ट्स का कल्चरल वैल्यू होता था। हड़प्पा साइट जिस एरिया में लोकेटेड है, वो एरिया चाइनीज पिलग्रिम्स के आइटिनरी का पार्ट नहीं हुआ करता था, यानी कि चाइनीज पिलग्रिम्स के जर्नी का पार्ट नहीं हुआ करता था।
सो इसी वजह से कनिंघम को जितने भी हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स मिल रहे थे, सो वो सारे आर्टिफैक्ट्स उनके इन्वेस्टिगेशन के टाइम फ्रेमवर्क में फिट नहीं हो रहे थे। सो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से कनिंघम को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा था रिलेटेड टू द हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स, एंड इसी वजह से कनिंघम हड़प्पन सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। Early Harappan archaeologists thought that certain objects which seem unusual and unfamiliar may have had a religious significance substantiate, यानी कि अर्ली हड़प्पन आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन में उन्हें जितने भी अनयूजुअल या फिर अनफैमिलियर आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, सो उनका हो ना कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। सो इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है। सेम क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, दैट डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ सील्स ऑफ हड़प्पन पीरियड हेल्प इन रिकंस्ट्रक्टिंग देयर रिलीजियस बिलीफ। सो किस तरीके से हड़प्पन सील हमें हेल्प करते हैं हड़प्पन पीपल के रिलीजियस बिलीफ को रिकंस्ट्रक्ट करने में। सो द आंसर इज फर्स्ट पॉइंट, रिलीजियस कस्टम। सो आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकेवेशन के दौरान कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जिसका हो सकता है कि कोई ना कोई रिलीजियस इंपॉर्टेंस होता होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजिस्ट को एक वेमन का टेराकोटा फिगर मिला है जो कि बहुत ही ज्यादा हेवीली जॉइल्ड है, एंड जिसके हेड में हमें एक इलेबोरेट हेड ड्रेसेस देखने को मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेल गॉड्स ऑफ इंडस वैली। सो आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकेवेशन के दौरान एक ऐसा सील मिला है जिसमें मेल गॉड को डिपिक्ट किया गया है, जिसके हेड में हमें 3 हॉर्न्स देखने को मिलते हैं, जो कि क्रॉस लेग एक योगिक पोस्चर में बैठा हुआ है, समटाइम्स सराउंडेड बाय एनिमल्स। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर है वर्शिपिंग ट्रीज एंड एनिमल्स। सो आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसे सील्स मिले हैं जिसमें हमें प्लांट के मोटिव्स देखने को मिलते हैं। सो ये इंडिकेट करते हैं कि हड़प्पन पीपल हो सकता है कि नेचर को भी वर्शिप किया करते थे। साथ ही साथ आर्कियोलॉजिस्ट को कई सारे ऐसे सील्स मिले हैं जिसमें हमें एनिमल्स के मोटिव्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि 1 हॉर्न एनिमल्स आल्सो डिपिक्टेड ऑन सील, यानी कि सील में एक 1 हॉर्न वाले एनिमल को डिपिक्ट किया गया है जिसको यूनिकॉर्न कहा गया है। सो विद दिस हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। सो ये 9 क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। सो इन सारे 9 क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, एंड इन सारे क्वेश्चन के साथ साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो उन सारे क्वेश्चंस को मैं सिंपली आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ, एंड इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको अपने बुक में ही मिल जाएगा, या फिर आपको मेरे एनसीईआरटी नोट्स में भी इन सारे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से मिल जाएगा। सो अगर आपको फर्स्ट चैप्टर के नोट्स चाहिए देन प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So question number 10 is explain the strategies for procuring material by the Harappans for the craft production. So Harappan people कौन से strategies का इस्तेमाल करते थे रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने के लिए, यानी कि प्राप्त करने के लिए, क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपको अपने चैप्टर के टॉपिक नंबर 6.1 में ही मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द एक्सक्लूसिव फीचर्स ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन इन चानोदारो। सो चानोदारो में जिस तरीके से क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, सो उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में आपको बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपको टॉपिक नंबर 5 के इंट्रोडक्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, prove with the help of example that the Harappans had stabilized their contact with Western Asia for purchase and exchange of artifacts. So हमें कुछ एग्जाम्पल्स के साथ ये प्रूफ करना है कि हड़प्पन पीपल का वेस्टर्न एशियन कंट्रीज के साथ कांटेक्ट होता था, हड़प्पन पीपल वेस्टर्न एशियन कंट्रीज के साथ आर्टिफैक्ट्स को एक्सचेंज किया करते थे या फिर आर्टिफैक्ट्स को परचेज किया करते थे। सो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपको अपने चैप्टर के टॉपिक नंबर 6.2 में मिल जाएगा। Next question is question number 13. Describe the distinct views of archaeologists on the central authority of Harappa. So अलग अलग archaeologists के कौन से अलग अलग ओपिनियन या फिर अलग अलग व्यूज है हड़प्पा के सेंट्रल अथॉरिटी को लेकर, यानी कि हड़प्पा के रूलर्स को लेकर। सो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपको टॉपिक नंबर 8.1 में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. What factors in your opinion are responsible for the collapse of a mature Harappan civilization by 1800 BCE? सो ऐसे कौन से फैक्टर्स है, ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन का कोलैप्स हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1800 BCE? सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको टॉपिक नंबर 9 में मिल जाएगा। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. जॉन मार्शल स्टिंग एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI मार्क्ड अ मेजर चेंज इन इंडियन आर्कियोलॉजी, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। सो जॉन मार्शल जिस टाइम पीरियड के दौरान ASI के डायरेक्टर जनरल बनते हैं, सो उसको एक मेजर टर्निंग पॉइंट माना जाता है इंडियन आर्कियोलॉजी में। सो इस चीज को आपको प्रूफ करना है, यानी कि इस स्टेटमेंट को आपको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करना है। सो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको टॉपिक नंबर 10.2 में मिल जाएगा। सो विद दिस हम लोगों ने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। सो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। सो अगर आपको इस चैप्टर के साथ साथ दूसरे चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो चाहिए देन प्लीज कमेंट मी डाउन, एंड साथ ही साथ प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। अभी मैं आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। अभी मैं हिस्ट्री के सारे ही चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर
एंड इनफैक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपलोड करने वाली हूँ. सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरे हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए. साथ ही साथ हर एक इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी या फिर मैं आई बटन पे भी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. सो अगर आपको ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने हैं देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. सो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माय वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि उन लोगों को भी बहुत ही ज्यादा हेल्प मिले. सो नाउ सी ऑल्सो इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो.